जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुल 9 टॉपिक्स का अभ्यास कराने वाले हैं जो कि आपके पेपर में 30 नंबर के बनते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लेकर आए हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। जैसा कि आपके पेपर में मुहावरे और लोकोक्तियों को मिलाकर कुल 4 दिए जाते हैं और किसी एक को करना होता है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हीं का अभ्यास कराया जाएगा। देखिए, पहला दिया गया मुहावरा छक्के छुड़ाना, तो इसका अर्थ लिखना होगा पराजित करना या हरा देना, परास्त कर देना। इसका कोई भी अर्थ आप लिख सकते हैं। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो ये वाक्य प्रयोग मेरे अनुसार रहा, आप वाक्य प्रयोग अपने अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे अगला दिया गया है नाक में नकेल डालना, अर्थ होता है इसका वश में करना, और हमने वाक्य प्रयोग किया है अनेक महिलाएं अपने पतियों की नाक में नकेल डाल देती हैं। साथियों, एक बात याद रखिएगा कि आप जो वाक्य प्रयोग करेंगे उसमें मुहावरे को प्रयोग में लाएंगे, उसके अर्थ को नहीं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है दूसरे वाले को कि नाक में नकेल डालना, ये मुहावरा था और वाक्य प्रयोग में भी लाया गया कि अनेक महिलाएं अपने पतियों की नाक में नकेल डाल देती हैं। अगला दिया गया है अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ होता है मूर्ख, और वाक्य प्रयोग किया गया है अमित अक्ल का दुश्मन है। दोस्तों, यहाँ पर किसी का नाम अमित होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, आपको नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। अगला दिया गया है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ हो जाता है पराजित करना, हरा देना, परास्त कर देना। कोई भी अर्थ आप लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ पर वाक्य प्रयोग के रूप में रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अगला दिया गया है आँखों का तारा होना। साथियों, यह बहुत ही प्रचलित है और बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया भी है। जैसे कि इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय। वाक्य प्रयोग है राम मेरी आँखों का तारा है। आप इसका अपने अनुसार भी वाक्य प्रयोग कर लेंगे, जैसे राम माँ की आँखों का तारा है। कैसे भी आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको वाक्य में प्रयोग ला सकते हैं। अगला दिया गया है गागर में सागर भरना, तो इसका अर्थ होता है थोड़े में बहुत अधिक। और इस जो गागर में सागर भरना मुहावरा है, यह बिहारी के दोहों के साथ ज़्यादा सटीक बनता है और हमने ये ऐसा उदाहरण भी ले लिया, ऐसा वाक्य भी प्रयोग कर लिया है, जैसे कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। आइए दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं संधि विच्छेद का। तो आपके पेपर में दोस्तों 3 प्रश्न होंगे जो कि संधि शब्द दिए गए होंगे और उनके विच्छेद को गलत सही तरीके से 4-4 विकल्प के रूप में दिया जाएगा। उनमें सही को टिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पर वधूत्सवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे वधूत्सवा का वधु धन उत्सवा, इसका संधि विच्छेद बन जाता है। याद रखिएगा, वधु जो लिखते हैं उसके धा में बड़े ऊ की मात्रा लगाया जाता है, छोटे ऊ की नहीं। ठीक है। अगला दिया गया है गिरीशा, इसका हो जाता है गिरधन ईसा। महर्षि, देखिए महर्षि आ जाए, देवर्षि आ जाए, राजर्षि आ जाए, कोई भी आ जाए, उसका भी जैसे महर्षि का महाधन ऋषि, देवर्षि का देवधन ऋषि, राजर्षि का राजा धन ऋषि या राजधन ऋषि हो जाता है। अगला दिया गया है रमेशा, इसका रमाधन ईसा बनता है। और फिर यद्यपि, यद्यपि का यद धन अपि होता है, यदि धन अपि। यद्यपि की जगह पर इत्यादि भी आ सकता है, जैसे इति धन आदि उसका बन जाता है। अगला दिया गया मध्वरी है, इसका मधुधन अरि होता है। ध्यान दीजिएगा, यह भी उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी लड़की के नाम से मधुधन अरि मत कर दीजिएगा। ठीक है। अगला है पित्राज्ञा, इसका हो जाता है पितृधन आज्ञा। नयनम का ने धन अनम, अब देखिए नयनम आ जाए, सैनम आ जाए, चैनम आ जाए, इनका ठीक इसी प्रकार से जैसे नयनम का ने अनम तो सैनम का से अनम, चैनम का चे अनम हो जाता है। पवनः दिया गया है अगला, इसका हो जाता है पो अनः। अगर इस जगह पर भावना होता तो भो अनः हो जाता। फिर है पावकः, इसका हो जाता है पवधन अकः, और नायकः का हो जाता है नयधन अकः। तो इस प्रकार से यह संधि विच्छेद वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला दिया गया है शब्द रूप। साथियों, आपके इस बार पाठ्यक्रम में नामन और आत्मन 2 ही दिए गए हैं, और जैसा कि इन दोनों के शब्द रूप एक जैसे चलते हैं, बस
प्रथमा द्वितीय विभक्ति को छोड़ दिया जाए तो आइए हम जो इम्पॉर्टेंट है उसको ट्रिक से याद करवा देते हैं, जिससे कि आप नामन का आ जाए या आत्मन का आ जाए उसको आप पहचान सकेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हैं नामन शब्द के रूप जो कि चतुर्थी से सप्तमी तक ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों माफ़ कीजिएगा, तृतीया से आप मिला लीजिए, तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक। तो इनके जैसे एक वचन को याद करना है या पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? देखो, जिस किसी शब्द के अंत में ना मिल जाएगा तो तृतीया एक वचन का होगा, ने होगा तो चतुर्थी एक वचन का, इसी प्रकार से न होगा तो पंचमी षष्ठी का एक वचन, और नि मिल जाएगा तो वो सप्तमी एक वचन का होगा। यानी आपको क्रमशः याद रखना है ना, ने, नह, नी, ना, ने, नह, नी, बस इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर आत्मन का हो या नामन, सबका रूप तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक क्लियर कर लेंगे एक वचन का। अब आइए द्विवचन की बात कर लें। यहाँ पर सिंपल से चलता है, जैसे आप देख रहे हैं प्रथमा और द्वितीया में नामनी चल रहा है। नामन का, आत्मन का दोस्तों यहाँ पर आत्मानो चलता है। अगर तृतीया से विभक्ति तक जाएं तो सेम चलेगा, यानी भ्याम जो जुड़ता है वो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन सब में जुड़ता है, चाहे जिस किसी भी शब्द का रूप हो। फिर षष्ठी सप्तमी का द्विवचन की बात करें तो यहाँ पर जो नामनोह है यहाँ पर आत्मनोह हो जाता है आत्मन में, तो नामनोह आत्मनोह, तो ये दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। याद रखना एक और भी बात कि यहाँ पर प्रथमा द्वितीया द्विवचन का एक जैसा रूप चलता है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन एक जैसा चलता है, और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन एक जैसा चलता है। अब आइए अगली जो ट्रिक होगी अपनी, ये बहुवचन के लिए है। जैसे आप याद रखिएगा भी, भ्यः, भ्यः, नाम, सु। अब जिस किसी भी शब्द के अंत में भी मिल जाए वो तृतीया बहुवचन का होगा, भ्यः मिल जाए तो चतुर्थी पंचमी का बहुवचन होगा, नाम मिल जाएगा तो षष्ठी बहुवचन का, और सु होगा तो सप्तमी बहुवचन का होगा। तो इस प्रकार से आपको हमने 2 लाइन दी, 2 ट्रिक हैं यहाँ पर, ना, ने, नह, नी, जो कि एक वचन पहचानने के लिए है तृतीया से सप्तमी तक, और भी, भ्यः, नाम, सु या तृतीया से सप्तमी तक बहुवचन के रूप पहचानने के लिए काफ़ी है। साथियों, यहाँ पर जो वैकल्पिक रूप बनता है, अगर आपको पहचानने में कोई कठिनाई हो तो चलिए हम वैकल्पिक रूप भी देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी यह नियम लागू होगा। जैसे वैकल्पिक रूप सप्तमी विभक्ति में एक वचन में बन जाता है, नामनी हो जाता है, और प्रथमा द्वितीया का द्विवचन में भी नामनी की जगह पर नामनी बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर इनको पहचानना सीख गए होंगे। अगर आत्मन शब्द का आ जाएगा तो आत्मनः, यह द्वितीय बहुवचन में भी बनता है, और नह के अनुसार पंचमी षष्ठी का एक वचन भी बनता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ये दिया गया है शब्द युग्म। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है विहग, विहंग। इसका हो जाता है क्रमशः पक्षी और तोता। याद रखिएगा, शब्द युग्म का जो अर्थ होगा क्रमशः, जिस प्रकार से शब्द का क्रम होगा उसी प्रकार से उसी के क्रम से अर्थ भी होना चाहिए। जैसे अनिल, अनल, अनिल पहले शब्द है तो इसका अनिल मतलब हवा होता है, तो हवा भी पहले अर्थ होना चाहिए। अनल बाद में है, इसका अर्थ आग होता है, तो इसका बाद में होना चाहिए। अगला है अंश, अंश यहाँ पर कंधा और हिस्सा। अंबुज, अंबुद, कमल और बादल। अन्न, अन्न, अनाज और दूसरा। द्रव, द्रव्य, यहाँ पर तरल पदार्थ और धन हो जाता है। अभिराम और अविराम, देखिए अभिराम, अविराम, तो देखिए अभिराम शब्द पहले आया है, इसका अर्थ पहले यानी सुंदर आ रहा है। अविराम बाद में आया है, इसलिए इसका अर्थ बाद में बिना रोक के आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखा जाए, अगला है अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पर ऐसे ही आपके पेपर में भी 2-3 शब्द दिए गए होंगे और कहा जाएगा इसके 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जैसे है पक्ष, इसके अर्थ हो जाते हैं पंख और तरफ। अल के भौरा, सखी। कर के हाथ, किरण। द्विज, पक्षी, ब्राह्मण। सर शब्द के अर्थ बाण, तालाब। अंक के गोद भी होता है, संख्या के अंक भी होता है।
तात के अर्थ पिता भी होता है, मित्र भी होता है, पुत्र भी होता है, इसके कई सारे अर्थ होते हैं। अंबर शब्द है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अर्थ आकाश भी होता है और वस्त्र भी हो जाता है। अगला दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो साथियों यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो जैसे जिसे कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहते हैं, जो भूखा हो वो भोक्षित, जीने की इच्छा तो जिजीविषा, अगर आ जाए इसी जगह पर जीतने की इच्छा तो जिगीषा। ठीक है। अगला है जिसका कोई अंत ना हो तो वो अनंत। फिर दिया गया है जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जानने की इच्छा रखने वाला इसके लिए जिज्ञासु बन जाता है और जानने की इच्छा उसका वाक्यांश के लिए एक अर्थ जिज्ञासा। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको अजात शत्रु, और सबसे पहले गिना जाने वाला उसको अग्रगण्य कहते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का। तो आपके पेपर में भी अशुद्ध वाक्य दिए गए होंगे 4 या 5, उनमें से जितने को कहेगा लगभग एक का ही कहता है या 1 से 2 भी कह सकता है कि उसके शुद्ध रूप को लिखिए। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहले अशुद्ध वाक्य, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो भाई गाय तो शुद्ध पहले से ही होती है, दूध की बात की जाए तो इसका वाक्य शुद्ध हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अगला अशुद्ध है कौन में दोष नहीं होता, यहाँ पर इसका सही हो जाएगा किसमें दोष नहीं होता। फिर है अशुद्ध किसी और लड़के को बुलाओ तो किसी और नहीं किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। फिर है कृपया करके मेरे सामानों पर निगाह रखना, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कृपया मेरे सामान पर निगाह रखना। वैसे तो कृपया शब्द के बाद में से भी नहीं लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर करके नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वैसे तो यहाँ पर से लगा भी नहीं है। अगला दिया गया है राम और श्याम बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका शुद्ध रूप राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वह दोनों के अनुसार यानी अब बहुवचन में चली गई है। अगला है तुम मेरे से मत बोलो, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा तुम मुझसे मत बोलो। फिर है ओ बालक खड़ा रह, तो भाई जिसको कहते हो ओ बालक तो वहाँ पर खड़ा रह ऐसा वाक्य ऐसी क्रिया नहीं बोल सकते, इसका सही हो जाएगा रे बालक खड़ा रह। फिर है एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। दोस्तों हमेशा जहाँ कहीं भी पुरुष और स्त्री साथ में आ जाते हैं किसी क्रिया के साथ में तो पुरुष को बाद में रखा जाता है, स्त्री को पहले रखा जाता है और क्रिया दोनों के योग के अनुसार होती है। जैसे स्त्री और पुरुष जा रहे हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है रस छंद अलंकार, इनकी परिभाषा और उदाहरण, इसी के साथ साथ कहानियों के उद्देश्य, सारांश, कहानी के प्रमुख पात्र का चय चित्रण और खंड काव्य जो कि आपके यहाँ चल रहा हो उस पठित खंड काव्य के नायक और नायिका का चय चित्रण। तो दोस्तों इन सब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो उनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप एक काम जरूर करिएगा, आपके यहाँ पर जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है उसका जो नायक हो अथवा नायिका हो उसका चय चित्रण अवश्य याद करके जाना। ये मान लो ये 5 नंबर आपके पहले से ही फिक्स हैं। आगे हम बात कर लें पत्र लेखन की। तो दोस्तों पत्र लेखन जो कि हमने ट्रिक से लिखना बताया हुआ है उसकी लिंक ऊपर आप आई बटन पर देखिए, यहाँ से मिल जाएगी और इसकी भी लिंक वहाँ डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ से भी इसको आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको पत्र लेखन का एक वीडियो देखना है, इससे आपके पेपर में चाहे जो भी आ जाए पत्र लिखने को आप उसको लिख सकेंगे, यानी आपके 5-6 मिनट में कुल 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं निबंध लेखन की। तो दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट निबंध हैं उनकी बात करें, जैसे कि इस बार कोरोना महामारी के ऊपर आ सकता है तो वहाँ पर नाम ये भी हो सकता है कि कोरोना वायरस पर या कोई एक महामारी पर। तो चलिए यहाँ पर हम जो प्रमुख निबंध होंगे उनकी जो हेडिंग होंगी उनको हम बताते चलते हैं। आप इन हेडिंग को लेकर विस्तार थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा, अपना निबंध पूरा हो जाएगा। आपको यहाँ से कुल 9 नंबर मिलने वाले होते हैं। तो जैसे कोरोना वायरस या कोई एक महामारी पर आ जाए,
मान लो कोरोना वायरस पर आ गया, तो आप वहाँ पर हेडिंग लिखिएगा प्रस्तावना, उसके बारे में जोड़ लेना है। प्रस्तावना में उसके बारे में लिखा जाता है। अगली हेडिंग हो जाएगी कोरोना वायरस क्या है, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है, अभी तो चल ही रहा था। आगे हेडिंग डालेंगे कोरोना वायरस के लक्षण, लक्षणों के बारे में भी आपको पता है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी समझ में आए, जो भी लक्षण समझ में आए, आप लक्षण हेडिंग के अंतर्गत लिख सकते हैं। अगला है कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो किस कारण फैलता है, कैसे फैला हुआ है, ये भी कारण आप उसमें लिख सकते हैं। फिर कोरोना से बचाव, अंत में बचाव के भी उपाय बताने हैं, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप बचाव बताएंगे। और अंत में उपसंहार हेडिंग के अंतर्गत इसका जो निचोड़ होगा उसको आप बतलाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको हेडिंग याद करके जाना है और परीक्षा में थोड़ा थोड़ा सबके साथ में विस्तार कर देना है। अगला मान लो आ जाए स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध, तो इसके साथ में हम हेडिंग याद करा देते हैं, जैसे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना और उपसंहार ये सब ही निबंधों में ये हेडिंग जरूर होंगी। जैसे पहली हेडिंग हो जाएगी प्रस्तावना, और इसके अगली हेडिंग लिखना है स्वच्छता अभियान से तात्पर्य, स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन, फिर स्वच्छता अभियान में भारत सरकार का योगदान, स्वच्छता अभियान की आवश्यकता इत्यादि बहुत सारी हेडिंग हो सकती है। जो विचार आपके मन में आए उसको हेडिंग बनाओ और उसी के ऊपर 4-6 लाइन बेधड़क लिख डालो। अंत में उपसंहार हेडिंग के अंतर्गत उसके बारे में जो निष्कर्ष होगा, निचोड़ होगा, उसको लिख देना है। फिर आ जाए मान लो जीवन में खेल का महत्व या शिक्षा में खेल कूद का स्थान, तो इसके ऊपर लिखना हो तो हेडिंग यहाँ से याद करिए। प्रस्तावना शरीर और मस्तिष्क का पारस्परिक संबंध, जीवन में खेल कूद के लाभ, शिक्षा और रोजगार में खेल कूद की उपयोगिता, खेल कूद जीवन का अभिन्न अंग, और अंत में लिख देंगे उपसंहार। फिर मान लो आ जाए भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति या नारी उत्थान के बारे में, तो इसके साथ में आपको लिखना है, हेडिंग ले लीजिए आप हमसे, नारी जागरण, कैसे उनको आप जगा सकते हैं, या अभी सोई हुई हैं, किस प्रकार से सोई हुई, कहने का मतलब उनको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस बारे में उनको नहीं पता है, या कुछ पुरुष वर्ग ऐसा है जो कि उनको दबाए हुए है, इसमें इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। फिर नारी उत्थान कैसे हो सकता है, अगली हेडिंग हो जाएगी नारी उत्थान। फिर विकासशील भारत और नारी, यानी अपने देश में नारियों की स्थिति क्या है, कैसी होनी चाहिए, उनको आप कैसे ऊपर ला सकते हैं। अगली हेडिंग है भारतीय समाज में नारी की स्थिति, यहाँ पर भी आप उसकी स्थिति के बारे में दिखा सकते हैं। फिर है स्वातंत्र्योत्तर यानी आज़ादी के बाद भारत में महिला कैसी है, इसके बारे में लिखेंगे। आधुनिक नारी की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में तो आप जानते हैं। आसपास पड़ोस में जो कुछ आप देखते हैं उन सब चीज़ों को बेधड़ तरीके से आप 4-6 लाइन में लिख देंगे। अगला है आधुनिक भारत में नारी का स्थान, और अंत में हो जाएगा उपसंहार। तो इस प्रकार से अपना ये भी निबंध पूरा हो जाएगा। साथियों ये मत सोचिएगा यहाँ पर हम कई निबंध दे रहे हैं। दोस्तों कोई भी निबंध आ सकता है, किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनको यहाँ पर हम लाए हुए हैं। फिर अगला मान लो पर्यावरण प्रदूषण, दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मान लो आ जाए पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, तो इसके ऊपर आप हेडिंग याद कर लीजिए। लिखना है आपको प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, मान लो जैसे हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण पर नियंत्रण, फिर अंत में लगाएंगे आप, मतलब प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण लगाया जा सकता है, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, ये सारी बहुत सारी हेडिंग हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपको 9 नंबर जो आपको मिलने होते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको पूरी तरीके से ज़्यादा हेडिंग लिख लेना है। अगर आपको हेडिंग नहीं आती है ज़्यादा तो आप विस्तार तो कर ही सकते हैं, कम हेडिंग लिख के ज़्यादा विस्तार करेंगे। ये काम दोस्तों हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि निबंध वाला कार्य सबसे अंत में करिएगा, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा समय बचता है तो आप निबंध को थोड़ा बढ़िया से लिख दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिएगा। अगर कम समय मिलता है तो हेडिंग डाल कर कम विस्तार करके आप उसको रोचक स्वरूप दे सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से यह वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों आप सभी भाई बहन अच्छे नंबरों से पास हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। तो जय हिंद,
वंदे मातरम।